नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता जी। कैसे चल रही है पढ़ाई सभी की? तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? राणा सांगा जी के बारे में पढ़ा था। तो राणा सांगा जी की एक उपाधि मैंने आपको बताई थी। उपाधि क्या है? राणा सांगा की उपाधि है, एक तो सैनिकों का भग्नावशेष और एक है हिंदूपत। और सैनिकों को भग्नावशेष किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। सैनिकों का भग्नावशेष, ठीक है। तो खानवा के युद्ध के बाद में अकबर ने क्या है, खानवा के युद्ध में एक घोषणा और की थी कि तमगा कर समाप्त कर दिया। तमगा कर, तमगा कर खानवा युद्ध से पहले बाबर ने तमगा कर समाप्त किया। तमगा कर बाबर ने समाप्त कर दिया। और इस युद्ध के बाद में खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी उपाधि धारण की। गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों का नाशक। जो धर्म के खिलाफ है, उन काफिरों का नाश करने वाले को क्या कहते हैं? गाजी कहते हैं। तो ये इसने जारी की। आगे क्या है, इस युद्ध के अंदर हम कौन कौन से शासकों ने राणा सांगा की मदद की थी, उनकी एक लिस्ट बनानी है अपने को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लिख लीजिए। तो ये एक बार क्या है, मिटा देता हूं मैं। राजस्थान के सभी राजा जो राणा सांगा की मदद करने आए थे। देखिए, सांगा अंतिम शासक है जिसके नीचे राजपूताना के सभी शासक है जिनके नीचे युद्ध करना मंजूर किया था। और अंतिम शासक था जिसने राजपूतों में एकता बनाने रखने के वो कामयाब हुआ। इसके बाद में ऐसा कोई राजा हुआ नहीं। महाराणा प्रताप भी थे जिन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस कार्य के अंदर सफल नहीं हो पाए। छोटी छोटी बातों के अंदर ये जो राजपूताना अपने राजस्थान के शासक थे वो लड़ते थे एक दूसरे से, हमेशा ऐसे आंट रखते थे छोटी छोटी बात के अंदर। तो राणा सांगा ही अंतिम शासक थे जिनके नीचे सभी शासकों ने लड़े थे और आगे कोई ऐसा करने के अंदर कामयाब हो नहीं पाया। तो आप लगाइए, हेडिंग लगा लें, खानवा युद्ध में सांगा के सहयोगी। तो पहले बड़ी बड़ी रियासतें हैं वो देख लेते हैं अपन। जयपुर से कौन आया? जयपुर से आपको मैंने बताया था पृथ्वीराज कछावा और मालदेव था जोधपुर का। वो कहां लेकर चले गए थे? बसवा के अंदर, ठीक है। तो जयपुर के ये जो पृथ्वीराज आया था, पृथ्वीराज, जयपुर में कौन सा वंश था? कछावा। मारवाड़ से जोधपुर लिख लीजिए, अभी जोधपुर हो गया। जोधपुर से आए थे राव गांगा। ये गांगा थे, जोधपुर से आए थे। जोधपुर के इस समय जो राव थे वो थे गांगा, और इनके पुत्र थे ना वो मालदेव थे, जो अभी तक इस युद्ध के अंदर शासक नहीं बने थे। इसके कुंवर कौन थे? कुंवर साथ में आए थे, कुंवर मालदेव। ये पृथ्वीराज और मालदेव मिलकर सांगा को कहां लेकर गए थे? युद्ध भूमि से बाहर सांगा को युद्ध भूमि से बसवा ले गए थे।
जयपुर से पृथ्वीराज कछावा थे, जोधपुर से राव गांगा थे, और अफगान पूछ ले, ये कौन अफगानी थे जिन्होंने खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा का सहयोग किया था? तो दो थे, एक तो उनके सेनापति थे हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, और एक थे आपके महमूद लोधी। तो ये भाई अफगान राणा सांगा अफगान और अपने राजस्थान के राजाओं की भी बनती नहीं थी, लेकिन हुआ क्या गए, पानीपत के युद्ध के अंदर इब्राहिम लोधी हार गए, वो अफगान थे, हराया किसने? बाबर ने। तो अब क्या है, ये अफगान है ना, ये सहयोग कर दिया राणा सांगा का कि सांगा जी आप बड़े शासक हो, हम आपकी मदद करेंगे, इसने हमको हरा दिया, अब हम मिलकर इसको हराएंगे। तो इसलिए हसन खां मेवाती और महमूद लोधी ने राणा सांगा का साथ दिया था। ठीक है, आप लिख लीजिए वागड़ से, वागड़ कौन सा क्षेत्र है? आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहां से आए थे महारावल। यहां के राजा उपाधि कौन सी धारण करते थे? वागड़ के राजा उपाधि धारण करते महारावल उदय सिंह। और आपके रतन सिंह चुंडावत, चुंडावत कौन कहलाते हैं? राणा चुंडा के जो आगे शासक वंशज हुए ना, वो चुंडावत कहलाते हैं। और चुंडावतों को क्या है, अरावल दल में ये होते थे, रत्न सिंह चुंडावत। मेड़ता से आया था, मेड़ता से आए थे आपके बीरमदेव मेड़तिया। ठीक है, बीरमदेव ये जयपुर से, जोधपुर से और अफगान, और इसके अंदर आप लिख लीजिए नागौर से वो खानजादे थे। इन हरामजादों ने क्या कर दिया, ये खानजादे तो थे लेकिन ये हरामजादे और थे, ये बीच से ही रवाना हो गए भाई, युद्ध के अंदर धोखा देकर चले गए। और आपके एक और धोखेबाज कौन था? रायसीना से आया था ना, बताया था आपको, रायसीना से कौन? सलहदी तंवर। ये सलहदी तंवर ये शासक है। बीकानेर से एक आए थे आपके कल्याण सिंह जी। बीकानेर से सहायता करने कौन आए थे राणा सांगा की? कल्याण सिंह। ठीक है, ये बीकानेर से आए थे कल्याण सिंह जी। और एक आपके चंदेरी का शासक जिसकी राणा सांगा जी ने सहायता की थी, चंदेरी से आया था मेदिनी राय, जिसको गागरोन का दुर्ग दिया था, मेदिनी राय। तो ये भाई प्रमुख राजा थे जिन्होंने सहायता की थी। इतने पूरा राजपूताना इस युद्ध के अंदर एक होकर लड़ा था, जो बहुत ही रेयर है। इसके बाद में तो ऐसा कोई युद्ध हुआ ही नहीं जिसके अंदर राजस्थान के राजाओं ने इतनी एकता दिखाई हो। लेकिन आपको मैंने कारण बताए थे, एक तो हमारे पास ये सभी अपने अपने राज्य के राजा है, तो सभी जो सैनिक जो सेना बनी वो सब उनमें एकता की कमी थी। कोई इस बीकानेर वाले कहते थे भाई हम तो कल्याण सिंह की बात मानेंगे, चंदेरी वाले कहते थे मेदिनी राय की मानेंगे, और अपने ये मेड़ता कहते थे बीरमदेव की मानेंगे। तो एक सेनापति के अभाव के कारण ये इतनी बड़ी सेना को संतुलन करने के अंदर अपने राजा कामयाब नहीं हो पाए, और इनके पास सैनिक इतने ज़्यादा थे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इनके हथियार भी इतने भारी थे, हाथी इनके पास संख्या बल अधिक था हाथियों का, और पुरानी युद्ध प्रणाली थी जिससे वो लड़ते गए। लेकिन बाबर के पास तोप खाना था, इसके कारण इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी हमने इस युद्ध के अंदर क्या किया, हार का स्वाद हमको चखना पड़ा था। तो यही प्रमुख शासक है। और अगर कोई एक आधा कोई है तो अपन देख लेते हैं। एक सिरोही के आखे सिंह जी, सिरोही के कौन है? आके सिंह जी, और ईडर के बारमल, सिरोही से आए थे।
आखेराज और ईडर। ईडर के एक शासक थे बारमल। ये भी कुछ है अपने बीच, ये भी कुछ छोटे मोटे शासक है, वो इसके अंदर राणा सांगा जी की मदद करने आए थे। तो ये आपने लिख लिया। तो इस खानवा के बाद में कौन सा युद्ध हुआ है? खानवा के बाद में युद्ध हुआ है चंदेरी का। चंदेरी कहां पड़ती है भाई? चंदेरी पड़ती है एमपी के अंदर। चंदेरी युद्ध ये हुआ 1528 के अंदर। ठीक है, चंदेरी कहां है? एमपी के अंदर। तो ये मेदिनी राय और बाबर है ना, उसके बीच में हुई है। बाबर, इनके बीच में ये युद्ध हुआ है। इस युद्ध के अंदर बाबर ने क्या है, अगर राजपूतों के सर कटाकर मीनार चिनवा दी। एक राजपूतों के सर के ऊपर सर रख कर क्या है, मीनारें चिनवा दी। और ये युद्ध भी कौन जीत गया? अपने बाबर जीत गया। और राणा सांगा जी की मृत्यु 30 जनवरी 1528 में हुई थी। और मृत्यु कहाँ हुई थी? समाधि, छत्री, वो सब कहां पर है? समाधि, छत्री, राणा सांगा की मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पड़ता है भाई? भीलवाड़ा के अंदर। तो अब राणा सांगा के बाद में राणा सांगा जी के जो बड़े पुत्र थे भोजराज, वो तो राणा सांगा के जीवित रहते ही खातौली युद्ध के अंदर शहीद हो गए थे, वीर गति प्राप्त कर ली थी उन्होंने। और जो अन्य पुत्र थे राणा सांगा जी के पुत्रों का नाम आप लिख लीजिए, कौन कौन थे? राणा सांगा की पत्नी का नाम क्या है? राणा सांगा की पत्नी का नाम क्या है? कर्णावती। ये आड़ी रानी थी, ठीक है, कर्णावती। तो पहले सबसे बड़े पुत्र थे इनके भोजराज जी। भोजराज जी की पत्नी कौन है? मीराबाई। भक्त शिरोमणि कौन है? मीराबाई। मीराबाई जी के पिताजी का नाम था रतन सिंह राठौड़ और इनके दादाजी से राव दूधा। ये भोजराज के बाद में जो 2 नंबर पर पुत्र थे वो थे रतन सिंह। इस रत्न सिंह की मृत्यु हो गई थी। ये अपने ननियाल के अंदर गया था। इसके मामा थे सूरजमल हाडा। सूरजमल हाडा, ये दोनों मामा और भांजे दोनों युद्ध अपने ये जंगल के अंदर गए शिकार करने। और शिकार में इनके बीच में कोई बात हो गई तो दोनों एक दूसरे के अंदर लड़कर एक दूसरे को मार दिया। तो बूंदी आपको बताया था, ये कर्णावती आड़ी रानी है और इनका ये जो बूंदी है, बूंदी की रहने वाली थी। तो रत्न सिंह इसका ननियाल हो गया, रत्न सिंह का बूंदी के अंदर। बूंदी में सूरजमल आडा पर विवाद और मृत्यु हो गई। ठीक है, बूंदी में सूरजमल आडा से विवाद हो गया, आडा से विवाद, और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। इधर ये रतन सिंह ऐसे इस स्थिति के अंदर खत्म हो गया। भोजराज जी पहले ही हो गए थे। और 3 नंबर के थे वो थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। और जो सबसे छोटे पुत्र थे वो थे उदय सिंह। तो अब राणा सांगा की मृत्यु के बाद में
दो पुत्र जो बड़े बड़े पुत्र ये योग्य पुत्र थे, इनका तो इस स्थिति के अंदर जीवित रहते, भोजराज जी की राणा सांगक जीवित रहते ही हो गई मृत्यु, रत्न सिंह की इस घटना के अंदर मृत्यु हो गई। और ये जो विक्रमादित्य है और उदय सिंह है ये थे छोटे इस समय, ठीक है। तो मेवाड़ की बागडोर संभालने वाला इस समय कोई राणा थे नहीं। विक्रमादित्य को राणा बनाया गया लेकिन ये छोटा था। तो इस समय गुजरात का शासक है, वो गुजरात के शासक ने सोचा कि भाई उसको खबर पड़ी कि मेवाड़ के अंदर अभी कोई राणा है नहीं और मेवाड़ की स्थिति अभी थोड़ी कमजोर है। तो उसने क्या है, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने क्या कर दिया, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तो आगे आप लिख लीजिए, राणा सांगा की मृत्यु के बाद में कुछ समय ये रतन सिंह है ये राणा रहे थे, लेकिन उसके बाद में इनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद में 1533 के अंदर जब बहादुर शाह का आक्रमण हुआ मेवाड़ के ऊपर, उस समय मेवाड़ के जो राणा थे वो कौन थे, विक्रमादित्य। तो रत्न सिंह की लिखने का कोई ज्यादा आपने को जरूरत नहीं है, ना वो इंपॉर्टेंट है। आप लिखिए 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब हमने पढ़ा राणा सांगा के समय इतने युद्ध हुए, बयाना का युद्ध हुआ, इसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ, चंदेरी के युद्ध हुए। उनके अंदर क्या है, अभी मेवाड़ की स्थिति, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी, क्योंकि भाई युद्ध होते हैं तो सैनिकों की तो हानि होती है और साथ में क्या है, रुपए भी लगते हैं। तो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और सैनिक स्थिति भी कमजोर थी। और इस समय कोई अच्छे राणा जी भी नहीं थे। तो चित्तौड़ की जो बागडोर है, जो राणा सांगा की पत्नी है कर्णावती जी संभालती थी। तो जब ये आया, इसने क्या है, बहादुर शाह ने इसने चित्तौड़ के घेराबंदी लगा दी। और कुछ महीनों के बाद में कर्णावती ने संधि की। कर्णावती ने कहा बहादुर शाह आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपको रणथंभौर का किला दे देती हूँ। और महमूद का खिलजी है, महमूद खिलजी सेकंड को हमने हराया था, मालवा वाला सेकंड, तो उसका जो एक हीरो से जड़ा हुआ जो उसका मुकुट था वो दे दिया। और एक कौन सा किला दे दिया, रणथंभौर। और एक बार के लिए ये बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह गुजरात का जफर तो क्या है 1800 स्वतंत्र क्रांति के अंदर होगा, अंतिम मुगल बादशाह। ये जो बहादुर शाह है ये एक बार रणथंभौर का किला लेकर और उसका मुकुट लेकर चला गया। कर्णावती ने रणथंभौर किला देकर संधि की। ये संधि 1533 में है। 1533 में आक्रमण किया ना भाई पहला, लेकिन क्या है कि ये एक बार तो किला ले लिया, इसको वापस लालच आ गया। इसने सोचा क्या है, मेवाड़ तो भी कमजोर है, कुछ कर सकता नहीं है। तो इसने 1534 में अगले ही साल वापस क्या है, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इसका 1534 में वापस बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय कर्णावती ने क्या है कि ऐसे कितने किले देंगे, ये तो बार बार आ जाएगा। इस समय बाबर का पुत्र हुमायूं दिल्ली का शासक था। तो जो ये कर्णावती जी है, कर्णावती जी ने हुमायूं को राखी भेजी और कहा कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ और आप मेवाड़ में आइए और इस बहादुर शाह से हमारी रक्षा कीजिए। तो कहा जाता है कि ये हुमायूं है उस राखी को पा कर क्या है कि राजस्थान आता तो है, लेकिन ये अजमेर के अंदर ही ठहर जाता है, मेवाड़ की मदद करने के लिए नहीं आता है। तो कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन ये हुमायूं मदद करने के लिए आया नहीं। तो अब
चारों रास्ते, चारों दिशाएं बंद हो गई थी मेवाड़ के लिए। तो कर्णावती ने एक बड़ा निर्णय लिया। कर्णावती ने कहा कि अभी ये जो मेरे दो पुत्र है विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये तो छोटे हैं, उनको अपने ननियाल बूंदी भेज दिया। और प्रतापगढ़ देवलिया का जो सामंत थे बाघ सिंह जी को बुलाया और कहा कि अब मेवाड़ की लाज आपके हाथ में। बाघ सिंह जी शाखा, हम तो शाखा करेंगे, शाखे की घोषणा कर दी गई। इस युद्ध के अंदर वीर देवलिया सामंत बाघ सिंह जी ने अपनी शूरवीरता दिखाई, अपना शौर्य पराक्रम दिखाया और इस बहादुर शाह जफर को टक्कर दी। लेकिन इस युद्ध के अंदर बाघ सिंह जी वीर गति को प्राप्त करते हैं और ये जो 1534-35 है, ये मेवाड़ का दूसरा शाखा हो जाता है। कर्णावती जी जोहर कर लेती है और बाघ सिंह जी केसरिया को लीड करते हैं। इस प्रकार ये 1534 के अंदर मेवाड़ का दूसरा शाखा हो जाता है। मेवाड़ का प्रथम शाखा आपने पढ़ा था 25 अगस्त और 1303 को, ये मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था। अब आप लिखिए मेवाड़ का दूसरा शाखा 1534-35 मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ है। मेवाड़ की बागडोर देवलिया के शासक बाघ सिंह को सौंपी गई। ये देवलिया कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में देवलिया पड़ता है आपने प्रतापगढ़ के अंदर। और कर्णावती जी ने क्या कर लिया? जोहर। कर्णावती जी ने 1300 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया और बाघ सिंह जी अपनी मातृभूमि के लिए काम आ गए। और ये जो घटना कहलाई जाती है, ये है 1534-35 मेवाड़ का दूसरा शाखा। आप यहाँ पास में लिख लीजिए मेवाड़ का प्रथम शाखा, जो आपको याद रखने में क्या है, थोड़ा इजी रह जाएगा। प्रथम शाखा 1303 याद रखना। आप डेट इतनी जरूरी नहीं है, मिटा ही देता हूं, आप साल याद रखो, ठीक है। तो प्रथम शाखा तो 1303 के हुआ, दूसरा हुआ 34-35 के अंदर। इसके अंदर मेवाड़ की सेना की जो जिम्मेदारी है वो रावत बाघ सिंह जी ने संभाली है। कर्णावती जी अपने दो पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज देती है और अन्य महिलाओं के साथ जोहर कर लेती है और ये कहलाता है मेवाड़ का दूसरा शाखा। तो बहादुर शाह है, जब मेवाड़ जीत लेता है तो तब है ना आपके हुमायूं आता है मेवाड़ पर, और जब उसको पता चलता है कि हुमायूं आ रहा है तो वो भाग जाता है और गुजरात चला जाता है। तो गुजरात बाद में आगे हुमायूं जाकर मालवा पर अधिकार कर लेता है। जो मालवा इसके अंडर आता था भाई, बहादुर शाह के अंडर। तो और बाद में क्या है भाई, एक ज्योतिष था, उसने घोषणा की थी कि चित्तौड़ के अंत के साथ बहादुर शाह जफर का भी अंत हो जाएगा। तो हुमायूं ने आगे जाकर इसको हरा दिया। तो और आगे ये जाता है, कुछ पुर्तगालियों के साथ इसकी झड़प होती है और ये बहादुर शाह जफर भाई उन पुर्तगालियों से युद्ध करता। इसी टाइम के आसपास कुछ महीनों बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो आप ये लिख लिया है, आगे बात करते हैं आप। तो दोस्तों आप भी इसको क्या है कि साथ साथ में याद करते रहो। अगर साथ साथ में याद करते रहे ना तो आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अगर नोट्स आप लिखते गए, आज हमने 2 पेज लिखे हैं, धीरे धीरे आपने उसको याद नहीं किया, 5-6 पेज हो जाएंगे तो आपका बर्डन है वो बढ़ जाएगा। इसलिए क्या है, आज जो लिखा है उसको मैंने आपको पहले भी बताया था, 6 घंटे के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप इस चीज को पढ़ ले, तो आपके लिए क्या है आसानी रहेगी। तो इस
घटना के बाद में क्या होता है, विक्रमादित्य शासक बनता है। विक्रमादित्य 1534-35 के अंदर वापस मेवाड़ के अंदर आ जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अपन ने एक आपको क्वेश्चन, आप बताओ मेरे को, ये एक पेपर के अंदर आया था पीछे, पुराने पेपर के अंदर, कि खानवा के युद्ध के अंदर कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले युद्ध का नगाड़ा बजाया। युद्ध होता है तब नगाड़े बजते हैं, तो वो नगाड़ा किसने बजाया है? जोधपुर का शासक उस समय कौन था? राव गंगा। खानवा युद्ध में सर्वप्रथम युद्ध का नगाड़ा किसने बजाया था? राव गंगा। ठीक है, तो अभी होता क्या है कि 1534-35 के अंदर चित्तौड़ का दूसरा शाखा हो जाता है। बाघ सिंह जी अपने वीर गति प्राप्त करते हैं, अपने देश के लिए काम आते हैं, लाखों मेवाड़ी शूरवीर, और जो रानी कर्णावती जी है वो जोहर करती है। अब बूंदी भेज दिया गया था अपने दो पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को। तो उदय सिंह और विक्रमादित्य इस घटना के 1534 के अंदर जो घटना है उसके कुछ समय बाद वापस चित्तौड़ में आ गए। ठीक है, तो हुमायूं ने आगे भगा दिया था, मेवाड़ वापस इनको हो गया था। तो 1536, तो आपको पूछ ले कि भाई चित्तौड़ के दूसरे शाखे के समय राणा कौन था? तो राणा विक्रमादित्य था। ठीक है ना, 1534 में राणा विक्रमादित्य था। अब भाई 1536 में है ना, पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार है उसके एक दासी पुत्र था आपके बनवीर। तो उस बनवीर, ये तो छोटे थे विक्रमादित्य, बनवीर है ना, बनवीर ने भाई मौके का फायदा उठाया। उसने सोचा कि अपन भाई अभी ये जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ की गद्दी को हड़प लेते हैं, क्योंकि ना तो अभी राणा सांगा रहे हैं और ये तो क्या है, दो छोटे छोटे पुत्र हैं, इनको तो मैं मार देता हूँ। उसने प्लानिंग बनाई भाई इसको मारकर अपन भाई मेवाड़ के राजा बन जाएंगे। तो 1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी भाई। चित्तौड़ में हत्या कर दी। अब भाई ये तो एकदम फुल नशे में था और इसने भाई विक्रमादित्य की हत्या कर दी। विक्रमादित्य की हत्या की तो चित्तौड़ के अंदर जो काम करने वाले दासी थी और आसपास के जो काम कर रहे थे लोग, उनको पता चल गया। ये एकदम ऐसे नंगी तलवार लेकर उदय सिंह, जिनकी धाय माँ थी माँ पन्ना धाय, तो पन्ना धाय के चित्तौड़ जहाँ उदय सिंह जिस रूम के अंदर रहते थे उस तरफ बढ़ा। पन्ना धाय जी को खबर मिल गई कि इस प्रकार इस बनवीर ने भाई विक्रमादित्य को तो मार दिया है, अपने राज्य के साथ विद्रोह कर लिया और खुद राणा जी के पद के लिए अभी उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। तो बनवीर जब उदय सिंह की तरफ बढ़ा तो पन्ना धाय को पता चला कि इस प्रकार की घटना है, और पन्ना धाय ने एक क्षण का भी वक्त नहीं लगाया और एक बड़े बलिदान का उसके मन में विचार आया। उस समय जब उदय सिंह जी पास जगह पर जहाँ सोए हुए थे, उदय सिंह जी को उठाकर कहीं छुपाया और अपने पुत्र जो चंदन था, उस चंदन भी पास में सो रखा था। चंदन को उदय सिंह जी के कपड़े पहनाकर, चंदन के कपड़े उदय सिंह जी को पहनाकर चंदन को वहां पर सुला दिया। जैसे ही अपने ये बनवीर आया और कहा भाई पन्ना, उदय सिंह कहाँ है? तो उस वीर शिरोमणि है वो अपने पन्ना धाय, उन्होंने बोला तो नहीं गया, उन्होंने इशारा कर दिया कि यहाँ बैठा है। तो जब उदय सिंह तो वहाँ था नहीं, चंदन उदय सिंह के कपड़े पहनकर सोया हुआ था, तो बनवीर ने नशे के अंदर उस चंदन की हत्या कर दी। तो इस प्रकार ये जो वीर पन्ना धाय है, स्वामी भक्ति की, देशभक्ति की अनुपम उदाहरण है। ऐसे उदाहरण आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के इतिहास के अंदर ही देखने को मिलेंगे कि ऐसे एक माँ ने अपने राज्य, अपने स्वामी की भक्ति के अंदर, अपने देश की भक्ति के अंदर अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए भी बिल्कुल भी नहीं
सोचा और अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। तो एक कवि ने उनके बारे में बहुत ही अच्छा दोहा लिखकर कहा है कि सूत मरियो एक देश में हर क्यों बंधु समाज, मान न हर की जन्म देन जेतरी हर की आज। क्या कहा जाता है? सूत मरियो एक देश में, सूत को देश के लिए बलिदान दे दिया, हर क्यों बंधु समाज, उस समाज का ये जो पन्ना था वो गुर्जर समाज की थी। तो पूरा समाज आज राजी हुआ है कि हाँ भाई, अपने जो पन्ना था है उन्होंने अपने स्वामी के लिए, अपने देश के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया है। माँ न हर की जन्म देन जेतरी हर की आज। तो माँ ने भी जन्म देने के समय इतनी राजी नहीं हुई होगी जितनी राजी आज अपने देश के बलिदान, उसका देश को बचाने के लिए उसके पुत्र का बलिदान दिया आज हुई है। तो धन्य है पन्नाधाय जिन्होंने इस मेवाड़ भूमि को बचाने के लिए अपने प्राण से प्यारे बच्चे का बलिदान दिया है, चंदन का। तो आप लिख लेना। तो मां पन्नाधाय, पन्नाधाय जैसा उदाहरण विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस वीर भूमि राजस्थान के अंदर ही ऐसे बलिदान हमको देखने को पड़ते हैं जिनको पढ़कर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और हमें गर्व होता है कि हाँ, हम इस राजस्थान में रहने वाले हैं। इतना अपने पराक्रम और शौर्य से भरपूर है राजस्थान का इतिहास। मां पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह को जैसे ही वो तलवार से उसकी गर्दन काट देता है चंदन की, और वहां से अब वो एकदम निश्चिंत हो जाता है कि भाई वो दो पहले ही मर गए, दो को मैंने मार दिया, अब मेरे से कोई अटैक करने वाला है नहीं। तो वो निश्चित होकर वहां से चला गया। लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र के शव को अलग से ले अपने साथ लिया और वहां साथ में उदय सिंह जी को साथ लेकर कुंभलगढ़ चली गई। कुंभलगढ़ जो राजसमंद के अंदर है, कुंभलगढ़ के एक वहां के दुर्ग के रक्षा करने वाले थे जिनका नाम था आशा देवपुरा। उन आशा देवपुरा के पास जाकर उनको घटना बताई और कहा कि राणा सांगा जो हमारे स्वामी है, राणा सांगा की ये अंतिम बीज बचा है, इसको रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और ये हमारा, इसे हमें किसी भी तरीके से बचाना है और मेवाड़ को अपना असली राणा जी हमें देना है। तो आशा देवपुरा जी के पास कुछ वर्ष 2-3 साल उदय सिंह जी रहे और उदय सिंह जी बड़े होकर वापस 1540 के अंदर इस बनवीर पर आक्रमण करते हैं और उदय सिंह जी अपने मेवाड़ के शासक बनते हैं। तो आप लिख लीजिए, पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के शरण में चली गई और यहाँ पर ही 2-3 साल उदय सिंह जी रहे हैं और उदय सिंह जी की यहाँ पर कुंभलगढ़ के अंदर पालन पोषण हुआ है और 3-4 साल बाद वापस आपके वो सेना में लेकर बनाते हैं और बनवीर जी को परास्त कर देते हैं। तो इस बनवीर ने ना चित्तौड़ के अंदर कुछ 2 काम करे हैं, उनका भी कभी कभी पूछ लेते हैं, अपन लिख लेते हैं इसके बारे में। बनवीर ने चित्तौड़ में तुलजा भवानी का मंदिर बनाया। तुलजा भवानी का मंदिर बनाया एक बनवीर ने यहाँ पर अपने, और एक बनाया आपके नौलखा महल या 9 कोठा महल जिसको कहते हैं, 9
लखा या 9 कोठा महल का निर्माण किया। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे कल अगली क्लास के अंदर अपन शुरू करेंगे राणा उदय सिंह जी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।